हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में आप आगे क्या क्या पढ़ने वाले हो। ओके, ग्रेविटेशन की हिस्ट्री क्या है वो पहले जानेंगे। फिर एक थियरी हमें पढ़नी है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ऑलरेडी आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हम यही थियरी के दो फॉर्म देखेंगे, एक स्केलर फॉर्म और एक वेक्टर फॉर्म। एक में सिर्फ हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और दूसरे पार्ट में हम फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ये भी सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन हमें पता है कि हर एक जगह पे इफ़ेक्ट करता है, फिर चाहे वो प्लैनेट की मोशन हो, सैटेलाइट्स की मोशन हो, ओशन के अंदर जो टाइड्स जनरेट होते हैं, कोई भी चीज़ ज़मीन पे गिरती है, हर एक जगह पे ग्रेविटेशन की इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो हमने भी कुछ ग्रेविटेशन में साइंटिफिकली आगे बढ़ने का काम स्टार्ट किया बाय ऑब्जर्विंग प्लैनेटरी मोशन। हर एक प्लैनेट है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। ठीक है, जैसे हमारे लिए ये फ्लैट अर्थ है, हमारे लिए, हाँ, क्योंकि अर्थ का जो कर्वेचर है वो हमारी साइज़ के हिसाब से बहुत बड़ा है, तो फिर वो हमें महसूस नहीं होगा कि अर्थ है वो एक कर्व्ड सरफेस है, हमें लगेगा कि अर्थ की जो सरफेस है वो फ्लैट है। ठीक है, और यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपने एक टाइम सिलेक्ट कर लिया कि मैं रात को 2 बजे आसमान में देखने वाला हूँ और मुझे कोई एक स्टार यहाँ पे नज़र आ रहा है। हर रोज़ आपने ऑब्जर्व किया तो आपको स्टार की पोजीशन में चेंज नज़र आया। अब 1-2 दिन में चेंज आएगा नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा चेंज हुआ ही नहीं होगा, बट 10-12 दिन, 15 दिन, एक आध मंथ के बाद वो स्टार आपको यहाँ पे कहीं पे सपोज नज़र आने लगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि या तो स्टार मूव कर रहा है अपनी पोजीशन से, या तो अर्थ है वो अपनी पोजीशन से थोड़ी शिफ्ट हो रही है। दोनों में से एक तो हो ही रहा है। ठीक है, अब उस टाइम पे उतना ज़्यादा हम सोच नहीं पाते थे, क्योंकि हमारे पास ना तो ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स थे, ना तो हमारे पास कोई ज़्यादा नॉलेज था। ठीक है, तो सेम वैसा काम किया टॉलेमी नाम के एक साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, हर रोज़ वो अलग अलग प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करते थे, सन को ऑब्जर्व करते थे। हर रोज़ उनको क्या दिखाई देता था, बाय डेली ऑब्जर्वेशन उनको ये लगता था कि सन है वो ईस्ट से निकलेगा, सन है वो ईस्ट से निकलेगा और वेस्ट की ओर वो सेट होता है बाद में। तो सनराइज ईस्ट से हुआ, सनसेट वेस्ट में हुआ। सन की पोजीशन उनको यहाँ पे भी दिखाई दी, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे। अब उन्होंने सोच लिया कि हमारी जो अर्थ है वो एक ही पोजीशन पे स्टेबल है, मतलब अर्थ जो है वो उन्होंने मान लिया स्टेशनरी है। हम जिस दुनिया पे रहते हैं वो स्टेशनरी है, बाकी सारे प्लैनेट्स, सब प्लैनेट्स, स्टार्स, इवन सन, सब कुछ अर्थ के आसपास घूमता है। ये डेली ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने ये स्टेटमेंट निकाला और उस मॉडल को बोला जाता है जियोसेंट्रिक मॉडल। जियो मतलब अर्थ, तो अर्थ जिसके सेंटर में है वैसा एक मॉडल तैयार किया गया जिसको बोला गया जियोसेंट्रिक मॉडल, और वो किसने दिया था, टॉलेमी नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, तो
ये आज से आई थिंक 2000 साल पहले ये मॉडल दिया गया था। ठीक है, फिर धीरे धीरे हमें पता चलने लगा कि एक्चुअल में सन इधर से इधर नहीं हो रहा है, हमारी जो अर्थ है वो इधर से उधर शिफ्ट हो रही है। मतलब जो मूव होने वाला ऑब्जेक्ट है वो सन नहीं बट अर्थ है। धीरे धीरे हमें पता चलने लगा कि प्लेनेट, सब प्लेनेट, ये सब कैसे घूमते हैं। तो सपोज एक प्लेनेट ऐसे गोल गोल घूम रहा है और उसका ये सेंटर है, तो वो सेंटर किसी बड़े रेडियस में गोल गोल घूम रहा है और उसका सेंटर वो भी स्टेशनरी नहीं है, वो कोई और बड़ी रेडियस के आसपास मतलब घूम रहा है ऐसे रेडियस बना के। जैसे अगर मैं बात करूं अर्थ, सन एंड मून की मोशन की, तो अभी हम देखते हैं, चलो। तो देखो यहाँ पे सन है सेंटर में येलो कलर, और आपको यहाँ पे कहीं पे देखो ये नज़र आ रही है अर्थ, और ये अर्थ धीरे धीरे गोल गोल घूम रही है। चलो फास्ट फॉरवर्ड करें, ये देखो फटाफट सन के अराउंड ये अर्थ घूम रही है, दिख रही है आपको। अगर मैं मून भी ले लूँ तो मून भी देखो साथ साथ घूम रहा है अर्थ के अराउंड। ये सिर्फ अर्थ एंड मून है। देखो अर्थ की पोजीशन भी आप देख सकोगे, एकदम स्टेशनरी नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू मून। चलो ये मून गोल गोल घूम रहा है, उसके ऊपर फोर्स देखो, तो अर्थ मून के ऊपर और मून अर्थ के ऊपर इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाते हैं, और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। मून की वेलोसिटी देखो तो ऑलवेज टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगी, उसका जो पाथ है उससे, ये उसका पाथ हो गया। वेलोसिटी निकाल देते हैं, फोर्स भी निकाल देते हैं। अगर मैं अर्थ का मास बढ़ा दूं तो, कुछ ज़्यादा ही कर दूं तो देखो ये रेडियस कम हो गई। अगर मास कम कर दूं तो वापस ही नहीं आएगा मून, क्योंकि ग्रेविटी वेरी स्मॉल हो गई एज कंपेयर टू सूडो फोर्स। ठीक है, चलो ये सिस्टम को हम रिस्टार्ट कर देते हैं। अब अच्छे से देखो, मून की मोशन हमें लगता है कि सर्कुलर है, बट वो तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अगर मैं पाथ यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो मून का पाथ देखो, देखो आपको पिंक कलर से नज़र आ रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू सन देखो सर्कुलर नहीं है, कोई और ही पैटर्न बन रही है यहाँ पे। मून को अगर आप कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, बट सन के हिसाब से देखोगे तो वो कुछ अलग ही पैटर्न में घूम रहा है ना। चलो, तो अर्थ सेंटर में है मून के, और जो सेंटर है मतलब अर्थ वो खुद सन के अराउंड घूम रही है, और सन अभी जो सेंटर में है वो ऐसा माना जाता है कि जो गैलेक्टिक सेंटर है जहाँ पे ब्लैक होल है उसके आसपास घूम रहा है। मतलब यूनिवर्स में आप किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी नहीं मान सकते, और एक तरह से देखा जाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी बोल भी सकते हो। जैसे अगर मैं ये 3 की सिस्टम ले लूँ तो मैं अर्थ एंड मून के हिसाब से सन को स्टेशनरी मान सकता हूँ, बट अगर मैं पूरी गैलेक्सी की बात करूँ तो सन है वो स्टेशनरी नहीं है। अदर स्टार्स के साथ कंपेयर कराओ तो मून या तो अर्थ या तो सन सभी मोशन में है। ठीक है, तो धीरे धीरे हमें पता चलने लगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट एक रेडियस बना के गोल गोल घूम रहा है, जिसका सर्कल, जिसका सेंटर वो कोई बड़ी रेडियस बना के किसी और ऑब्जेक्ट के अराउंड घूम रहा है, और उसका सेंटर कोई और ऑब्जेक्ट के अराउंड घूम रहा है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सभी
प्लैनेट्स की मोशन को एक दूसरे के साथ कंपेयर कराने के बाद उसका कोई एक परफेक्ट मॉडल देना। तो धीरे धीरे हमने वो मॉडल भी बनाना स्टार्ट किया। आर्यभट्टा ने बोला कि सन है वो सेंटर पे है, बाकी सारे प्लैनेट्स या तो कोई भी सब प्लैनेट्स ले लो, सैटेलाइट्स ले लो, सभी एक दूसरे सन के अराउंड घूम रहे हैं। तो हेलियो मतलब सन, हेलियोसेंट्रिक मतलब सन जिसके सेंटर में है, ऐसा एक मॉडल वो किसने दिया? आर्यभट्टा ने। और अभी आज से 400 साल पहले की बात करो, 1473 टू 1543 कोपरनिक्स का ये लाइफ टाइम है। तो उनके बीच में कहीं पे उन्होंने, निकोलस कोपरनिक्स ने भी ये मॉडल दिया था हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक मतलब सन सेंटर में है। ओके। वर्क ऑफ टाइको ब्राहे, देखो ऐसा माना जाता है कि टाइको ब्राहे ने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी सिर्फ प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने में, प्लैनेट्स की पोजीशन स्टडी करने में, और जितना भी डेटा उन्होंने कलेक्ट किया वो सब उन्होंने अपनी डायरी में लिखा। और उनके असिस्टेंट जोनाथन केपलर ने, उनके असिस्टेंट जोनाथन केपलर ने वो सारे डेटा को एनालाइज किया और उसके बाद अपने 3 लॉज दिए, केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया इंट्रोडक्शन। अभी मेन थियरी से स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबसे पहले देखेंगे, स्केलर फॉर्म, जहाँ पे हमें डायरेक्शन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एवरी बॉडी in the universe attract every other object या तो body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को अलग वे में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, द म्यूचुअल एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मास बॉडीज is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them। ठीक है, तो यहाँ पे जो लो है उस हिसाब से क्या कहा जा सकता है, हम ऐसे लिख सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स, या तो उससे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। सपोज ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं स्मॉल r है। ठीक है, एक बॉडी का मास है m1, दूसरी बॉडी का मास है m2, और ये दोनों के सेंटर्स। क्लियर? तो यहाँ पे एज पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी कैन से दैट F is directly proportional to m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करनी है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? g। चलो ये g क्या है तो ये भी समझ लो, g है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ग्रेविटेशन है, वेयर जी की वैल्यू पहले लिख लेते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और जी का यूनिट रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसको बोला जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ग्रेविटेशन। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। ये जी का यूनिट कैसे बना, तो यहाँ से जी अलग निकाल लो, तो जी इक्वल टू क्या बनता है? एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। एफ मतलब फोर्स जिसका यूनिट न्यूटन, आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। नीचे देखो
मास का यूनिट होता है किलोग्राम, किलोग्राम 2 टाइम्स है तो हो गया किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये जी की वैल्यू निकाली थी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने। ओके, तो अभी यहाँ पे जी की वैल्यू कैसे मिली वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, जब वो थियरी आएगी तब हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसी लॉ का वेक्टर फॉर्म। क्योंकि फोर्स है तो डायरेक्शन भी होगी और वो डायरेक्शन दिखाना भी ज़रूरी, तो हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं जिसके अंदर हम पार्टिकल्स की पोजीशन दिखा पाए और फोर्स है तो उसकी डायरेक्शन दिखा पाए। ठीक है, चलो मान के चलते ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहाँ पे एक मास है m1 और यहाँ पे एक मास है m2। m1 मास का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन r1 है और m2 मास का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन r2 है। ठीक है, तो ये r1 वेक्टर और ये r2 वेक्टर। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। m1 से m2 की ओर जो वेक्टर है, m1 से m2 की ओर जो वेक्टर है वो हम नाम दे देते हैं r12। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, या तो सिर्फ r वेक्टर नाम दे दो तो भी चलेगा। ओके, अब हमें यहाँ पे निकालना है किसी एक पार्टिकल के ऊपर दूसरे पार्टिकल की वजह से फोर्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू मास m2। तो ये फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ F12। ऑलवेज याद रखना, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसका नंबर पहले आएगा और जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है जैसे m2 तो यहाँ पे 2 बाद में आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला तो सेम वही है, Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, और इनटू r का यूनिट वेक्टर आएगा। r का यूनिट वेक्टर क्यों, समझो। अगर मैं ये वेक्टर को r12 वेक्टर नाम दे दूं तो यहाँ पे r12 आएगा और यहाँ पे भी r12 आएगा। तो आप बोल सकते हो F12 वेक्टर इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r12 वेक्टर होल स्क्वायर। ओके, और r12 का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है तो वो भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं वेर r12 यूनिट वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, तो m1 टू m2, m1 से m2 की ओर की जो डायरेक्शन का वेक्टर है उसको हम बोलेंगे r12 वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है बट वो डायरेक्शन दिखा देगा, जैसे कि फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, m1 के ऊपर, किसकी वजह से लग रहा है, m2 के ऊपर, तो ऑलवेज एट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो m1 है वो m2 की ओर जरा सा खिंचाव महसूस करेगा, एट्रैक्टिव फोर्स महसूस करेगा, तो उसकी डायरेक्शन तो यही आएगी r12 वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, चलो तो r12 वेक्टर को हम और क्या लिख सकते हैं तो वो भी अच्छे से समझो।
कोई किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी वो वेक्टर और अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ R12 वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे बन जाएगा GM1 M2 अपॉन मोड ऑफ R12 वेक्टर और उसका क्या हो जाएगा क्यूब और R12 वेक्टर फॉर्म में। क्लियर? तो वेक्टर फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला आप या तो इस हिसाब से याद रखो, मतलब अगर आपको मल्टीप्लाई करना है पूरे वेक्टर से ही, ठीक है, जैसे ये, तो आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड का क्या करना पड़ेगा क्यूब, और अगर आपको यूनिट वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करना है तो नीचे R12 जो मैग्नीट्यूड है उसका सिर्फ क्या आएगा स्क्वायर। ओके, अब अगर मैं ले लूँ फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1, इसे ऑपोजिट ले लेते हैं, फोर्स ऑन मास M2 ड्यू टू मास M1, तो मुझे यहाँ पे F21 वेक्टर करना पड़ेगा, यहाँ पे GM1 M2 अपॉन R21 वेक्टर क्यूब डिवाइड बाय R21 वेक्टर करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे देखो R21 वेक्टर है वो माइनस ऑफ R12 होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, फर्क क्या है कि आप R12 में इधर से इधर जा रहे हो, R21 में इधर से उधर जा रहे हो, तो सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए डायरेक्ट वेक्टर में आप नेगेटिव लगा दो और इक्वलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। हेंस आप लिख सकते हो यहाँ पे F21 आएगा, फोर्स ऑन मास M2 है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस F12 वेक्टर इज माइनस ऑफ F21 वेक्टर, मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगी, बट एक बॉडी के ऊपर इस तरफ फोर्स लग रहा है तो दूसरी बॉडी के ऊपर इस तरफ, तो म्यूचुअली ऑपोजिट फोर्स लग रहा है और इसीलिए ये फोर्स एट्रैक्टिव है, ठीक है। चलो, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है तो क्या करना है, सपोज आपको 3 मास दिए M1 M2 M3 और आपको बोला जाए कि फोर्स ऑन 1 फाइंड करो, तो फोर्स ऑन 1 क्या करोगे, तो यहाँ पे आप कर दोगे GM1 M2 अपॉन R21 स्क्वायर और R21 का यूनिट वेक्टर, मतलब ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में 1-2 की जगह पे 2-1 नाम दिया है, क्योंकि उन्होंने ये वेक्टर को ही 2-1 नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे चेंज करना चाहो तो यहाँ पे 2-1 कर सकते हो, ना करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाना है तो यहाँ पे 2-1 कर देना है, यहाँ पे 2-1, यहाँ पे 2-1, बाकी कोई चेंजेस आएंगे नहीं, और जहाँ पे हमने 1-2 किया था वहाँ पे 2-1 किया था वहाँ पे 1-2, जैसे यहाँ पे 2-1 किया था वहाँ पे 1-2 कर दो, चलेगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या करोगे प्लस, अब फोर्स ऑन 1 ही निकालना है, बट हमने ड्यू टू 2 निकाल दिया, अभी ड्यू टू 3, तो प्लस करके क्या करोगे GM1 M2 अपॉन R31 स्क्वायर और R31 का यूनिट वेक्टर। अगर एक फोर्स पार्टिकल है M4, वो भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, देखो M2 इस तरफ फोर्स लगा रहा है, M3 इस तरफ फोर्स लगा रहा है, M4 इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो प्लस करके वापिस एक स्टेप आएगा GM1 M4 डिवाइड बाई R41 स्क्वायर, मतलब R41 का मतलब समझो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और R41 का यूनिट वेक्टर, जिससे हमें डायरेक्शन भी पता चल जाए। इसको बोला जाता है सुपरपोजिशन ऑफ
ग्रेविटेशनल फोर्सेस मतलब एक के ऊपर जैसे आप फोर्स लगाते हो, जैसे आप फॉर्मूला बनाते हो, वैसे ही फॉर्मूलाज बनाने हैं और सभी का एडिशन कर देना है, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। ओके, तो ये थियरी में आपको कितना लिखना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, सबसे पहले स्टेटमेंट, उसके बाद डायग्राम, फिर स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में देखो यहाँ तक कोई डायरेक्शन नहीं है, फिर वेक्टर फॉर्म एक्सप्लेन कर दो और वेक्टर फॉर्म में ये प्रूव कर दो कि यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये प्रूव कर दो। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।